हेलो दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी rebirth ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जैसे ही अनन्या शर्मा टेबल से उठीं, एक काली परछाई तेजी से गुजरी और ठंडी हवा वाली सर्दियों में तेज हवा की तरह गायब हो गई। बेर के बगीचे के पूरब में कुछ लोग जमा थे। अनन्या शर्मा तालाब को देख रही थी, जिसकी सतह पर पतली बर्फ की एक परत जमी थी। दूर का पुल पुष्पविहार जल मंडप तक पहुंचने वाले इंद्रधनुष जैसा लग रहा था। मंडप के पास एक बनावटी ऊंचा चबूतरा था, जो एक पुराने पेड़ जैसा था। थोड़ी देर बाद दावत में चैंपियन लड़की महारानी कविता की जगह ऊंचे फूल पर अपना फूल लटकाएगी, ताकि भगवान का आभार व्यक्त किया जा सके और देश में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जा सके। अनन्या शर्मा के टेबल छोड़ने का कारण यह था कि उसे थोड़ी शराब चढ़ गई थी और इससे भी जरूरी, उसे अपनी गैरमौजूदगी का सबूत देना था, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ जरूर होगा। अपने पिछले जन्म में काव्या ने बिना किसी शक के दावत में चैंपियन का खिताब जीता था, लेकिन इस जन्म में अनन्या शर्मा के दखल की वजह से कुछ अलग हुआ। काव्या का चेहरा थोड़ा खराब हो गया था और फूलों की डंडियां अनन्या शर्मा को मिली थी। हालांकि अभी भी शक था कि क्या महारानी कविता चुपके से काव्या को दावत में चैंपियन चुनेंगी। जब सब कविताएं गा रहे थे, तो काव्या फलों की शराब गिरने से अपनी गंदी स्कर्ट की वजह से थोड़ी देर के लिए चली गई। जब वह वापस आई, तो उसने नए कपड़े पहने थे। यहाँ तक कि उसकी कलाई पर कांचजेड़ का कंगन भी गायब था। वह कंगन इतना कीमती था कि काव्या हमेशा उसका बहुत ध्यान रखती थी। अब वह अचानक गायब हो गया था, लेकिन काव्या ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अनन्या शर्मा जानती थी कि काव्या ने जानबूझकर शराब गिराई थी। फूलों की डंडियां निकालने का सेक्शन खत्म हो गया था और काव्या ने कविताएं गाने के सेक्शन में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसा लग रहा था कि अगर काव्या फूल लटकाने के सेक्शन में टॉप पर आती है, तो वह पुष्प परी महोत्सव की चैंपियन बन जाएगी। क्या हम फूल लटकाना शुरू करें, बहन अनन्या शर्मा? क्या हम करें? पास खड़ी नौकरानी ने ध्यान से पूछा। अरे, चलें? अनन्या शर्मा ने हैरान होने का नाटक किया। उसने अपना घाघरा उठाया और जाने ही वाली थी कि वह नीली स्लेट पर गिर गई। बहन अनन्या शर्मा, क्या आप ठीक हैं? क्या आप खड़ी हो सकती हैं? नौकरानियों ने तुरंत उसकी मदद की। हे भगवान! नहीं, मेरे टखने में चोट लगी है, मोच आ गई है। मैं चल नहीं सकती। अनन्या शर्मा ने अपने पैर फैलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसके पैर की उंगलियां जमीन पर पहुंचीं, तो वह चिल्लाई, मेरे पैर! हम क्या करें? छोटी नौकरानी घबरा गई। वह उन पुरानी चालाक दाइयों की तरह डरपोक और अनिर्णायक थी। यही वजह थी कि अनन्या शर्मा ने उस गरीब नौकरानी को अपने साथ चुना था। तुम्हारा नाम क्या है? मैं। मेरा नाम गौरी है। गौरी? ठीक है, गौरी, सुनो। अनन्या शर्मा ने अपनी आवाज नरम की। अब 1 मिनट में फूल टांगने का काम शुरू हो जाएगा। महारानी कविता को परेशान करना अच्छा नहीं है। मैं तो बस एक मामूली उपपत्नी की बेटी हूँ। गौरी, तुम बस मेरी बहन को बता देना और उससे कहना कि मुझे बाद में वापस लाने के लिए किसी को भेज दे, ठीक है? लेकिन गौरी ने अपने घाघरे को पकड़ा और सोचा कि यह नियम के खिलाफ है। अनन्या शर्मा ने हिचकिचाती हुई गौरी को देखा और गुस्सा होने का नाटक किया। वह कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। तो तुम सजा पाना चाहती हो? तुम ही मेरे साथ बाहर आई हो। अगर मुझे कोई परेशानी हुई, तो तुम्हें सजा मिलेगी। और फिर उसने तालाब के किनारे हृदय सरोवर मंडप की ओर इशारा किया। ठीक है,
तुम मुझे उस मंडप तक सहारा दो और मैं वहां अपनी बहन की मदद का इंतजार करूंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी बहन मेरी बहुत परवाह करती है और वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। गौरी सिर झुकाकर अब अनन्या शर्मा के सामने झुकने में हिचकिचाई नहीं। जब उसने सुना कि उसे सजा मिल सकती है, उसने अनन्या शर्मा को मंडप में रहने के लिए मनाया। अनन्या शर्मा ने अपने टखनों की मालिश करने का नाटक किया और आसपास की स्थिति पर पूरा ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था कि उस छोटे से कीड़े की छलांग की आवाज भी उसे सुनाई दे सकती थी। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बहुत शोर था। अनन्या शर्मा ने यह पक्का करने के बाद कि आसपास कोई और नहीं है, सीधी खड़ी हो गई। उसके टखने में मोच नहीं आई थी। वह लाल खंभे से टिककर तालाब के उस पार की स्थिति देखने लगी। एक कीड़ा एक टिड्डे को पकड़ रहा था, जबकि एक चिड़िया उस कीड़े के पीछे थी। अब अनन्या शर्मा को बस इंतजार करना था। इस बार महारानी कविता की जगह फूल लटकाने वाली जो नेक लड़की थी, वह फांग परिवार की लड़की मीरा थी, जो अनन्या शर्मा की दोस्त थी। दूर से लाल फूलों और तितली वाली ड्रेस में मीरा बहुत सुंदर लग रही थी। अनन्या शर्मा सोच सकती थी कि काव्या कितनी गुस्से में होगी। मीरा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आराम से चल रही थी। जब वह ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, तो उस सभ्य लड़की ने पीछे मुड़कर लगभग रोती हुई काव्या को देखा। जैसा कि अनन्या शर्मा ने सोचा था, काव्या को फूल लटकाने में अपनी नाकामी का बहुत दुख था। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से वाली लड़की मीरा को निगल जाएगी। जब मीरा पुल पर सीढ़ियों का आखिरी कदम रखने वाली थी, तो वह महारानी कविता का शुक्रिया अदा करने वाली थी। लेकिन अब वह अचानक अपनी कमर सीधी करके अपनी आंखें घुमाने लगी और आखिर में जमीन पर गिर गई। गार्ड! गार्ड! मीरा को क्या हुआ? वह तो मेज पर ठीक थी। अब यहाँ मौजूद सभी लोग घबरा गए। शांत हो जाओ, महारानी कविता ने अजीब तरह से चिल्लाकर अपनी नौकरानियों से कहा। उसे पुष्पविहार जल मंडप में ले जाओ और फिर शाही डॉक्टरों को खबर दो। मीरा शोर सुनकर जाग गई। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने घबराई हुई काव्या और संगीता मेहरा को देखा और फिर वह बेहोश हो गई। हालांकि दूरी की वजह से अनन्या शर्मा को पूरी स्थिति का पता नहीं चल पाया, लेकिन उसे लगभग पता था कि वहां क्या हुआ था। उन घबराए हुए लोगों की तुलना में वह शांत और चुप थी। मंडप में पत्थर की कुर्सी पर बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि आगे क्या होगा। उसे पता था कि बस 1 मिनट में कोई उसे ढूंढ लेगा। जैसा कि उम्मीद थी, ठीक 5 मिनट बाद 3-4 अच्छे कपड़े पहने कुलीन लड़कियां तालाब के किनारे आईं। उनमें से नेता संगीता मेहरा थी, जिसके पीछे 4-5 नौकरानियां थीं, और उनके बगल में वह मोटी दाई थी जिसने महल के गेट पर अनन्या शर्मा को देखा था। अनन्या शर्मा जानती थी कि वह मोटी दाई महारानी कविता की भरोसेमंद नौकरानी थी। दाई लक्ष्मी, यह वही है। संगीता मेहरा ने अपनी आंखों में बदले की भावना के साथ घमंड से अनन्या शर्मा की ओर इशारा किया। संगीता मेहरा के साथ आईं कई कुलीन लड़कियां छोटे से मंडप में जमा हो गईं। उन बुरी लड़कियों ने अनन्या शर्मा को कोसते हुए कहा, ठीक है, तुम इस नीच उपपत्नी की बेटी, तुम बहन मीरा की दोस्ती का फायदा उठाकर उसे चोट पहुंचाने के लिए इतनी बुरी क्यों हो? सही कहा, बुरी। बहन मीरा तो बस इसी की वजह से बेहोश हो गई। तुम क्या कह रही हो? बहन मीरा, उसे क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा। धत तेरे की, तू कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगी। इस नीच कमीनी को, एक बदतमीज लड़की ने अपने हाथ उठाए और अनन्या शर्मा को मारने ही वाली थी कि उसे नर्स लक्ष्मी ने रोक दिया।
जो काफी देर से एक तरफ खड़ी थी। बहन अनन्या शर्मा, महारानी कविता ने अभी कहा कि हमने उसे ढूंढ लिया है और उसे वापस ले आए हैं, न कि उसे पीटा है। ऐसा लगता है कि तुम नियम के खिलाफ हो। नर्स लक्ष्मी अब गंभीर हो गई थी और उसने महल के दरवाजे पर जैसा किया था वैसा दूसरों की चापलूसी नहीं की। बहन संगीता मेहरा, मुझे बताओ कि बहन मीरा को क्या हुआ? वह बेहोश क्यों हो गई? क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? और मेरी बहन कहाँ है? अनन्या शर्मा के बात खत्म करते ही संगीता मेहरा चिल्लाई। शर्मनाक! यह तुम्हारी वजह से हुआ। संगीता मेहरा रुकी और उसे काव्या की अभी कही हुई बातें याद आईं। काव्या ने संगीता मेहरा से ज्यादा बात न करने को कहा था। काव्या महारानी कविता की सेवा कर रही है। महारानी कविता, वह आपका इंतजार कर रही है। नर्स लक्ष्मी ने जवाब दिया और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बहन अनन्या शर्मा, कृपया मेरे साथ आइए उनसे मिलने के लिए। पुष्पविहार जल मंडप में सबसे ऊंचे पद वाली शाही उपपत्नी निशा एक तरफ बैठी थी और महारानी कविता ऊंचे चबूतरे के बीच में बैठी थी और काव्या चाय परोसने के लिए बगल में खड़ी थी। काव्या ने अनन्या शर्मा को बाहर घुटनों के बल बैठे देखा। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ थोड़ा सिर उठाया। वह बहुत खुश थी कि अनन्या शर्मा आम तौर पर उसकी चालों में फंस गई थी। अंदर आओ। महारानी कविता ने चाय की चुस्की ली, सीधे बैठकर अपने हाथ एक दूसरे पर रखे हुए थे। उन्होंने सीधे पूछा, क्या तुम फूल टांगते समय वहां मौजूद नहीं थीं? हाँ, अनन्या शर्मा ने विनम्रता से जवाब दिया। लगता है कि तुम कविता गाने वाले हिस्से में नहीं थी, है ना? महारानी कविता ने धीरे से पूछा। अनन्या शर्मा ने थोड़ी देर सोचा और साफ साफ जवाब दिया, हाँ। शाही उपपत्नी निशा ने बीच में टोकते हुए कहा, ओ, मेरी महारानी कविता, उससे सवाल पूछने में बहुत देर हो रही है। और फिर उसने अनन्या शर्मा से कहा, बस हमें बताओ, क्या तुमने बहन मीरा की फलों की शराब में कुछ मिलाया था? तो तुम्हें पहले से पता था कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम अपनी गैरमौजूदगी का सबूत देने के लिए वहां से चली गईं? शाही उपपत्नी निशा, आपकी बातों के अनुसार अगर मैंने फलों की शराब में कुछ मिलाया होता तो मुझे स्थिति देखने के लिए वहीं रहना चाहिए था। अगर मैं इस वजह से वहां से चली जाती तो बहुत बेवकूफ लगती। अनन्या शर्मा ने बहस की। हे भगवान, शाही उपपत्नी निशा कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने सीधे सीधे कहा, देखो, उसने पहले ही प्लान बना लिया था कि किसी को पता चले बिना वह यह बुरी हरकत कैसे करेगी। कितनी चालाक लड़की है। महारानी कविता ने शाही उपपत्नी निशा को घूर कर देखा। वह जानती थी कि शाही उपपत्नी निशा उसे परेशान कर रही थी। तो तुम ही बताओ कि इन 2 घंटों में तुम कहाँ गई थी? महारानी कविता इतनी चालाक थी कि वह उस इंसान का पता लगा ही लेंगी जिसने दावत खराब की थी। मेरे टखने में मोच आ गई थी और मैं बेर के बगीचे में हृदय सरोवर मंडप में रुकी थी। मैंने एक नौकरानी को अपनी बहन को कुछ बताने के लिए कहा और मेरी बहन मुझे वापस लेने आई। अनन्या शर्मा ने अनजाने में काव्या की ओर देखा और अपने आखिरी वाक्य में बहन शब्द पर जोर दिया। काव्या कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। उसने बस महारानी कविता की ओर सिर हिलाया और जताया कि वह निर्दोष है। तुम्हारी बातों को कौन साबित कर सकता है? महारानी कविता ने थोड़ा सिर हिलाया। गौरी, अनन्या शर्मा ने कहा और जोड़ा, वह नौकरानी बेर के बगीचे में काम करती है। सुरक्षाकर्मी, गौरी को यहाँ लाओ। महारानी कविता के आदेश के बाद सुरक्षाकर्मियों ने मीरा की बची हुई फ्रूट वाइन पकड़ी और शाही डॉक्टरों के चेकअप का नतीजा बताया। माननीय महारानी कविता, शाही राघव टंडन, अधिराज सिंह,
और राघव राउत ने जांच की है। फ्रूट वाइन में सच में कुछ मिलाया गया है। फ्रूट वाइन में क्या मिलाया गया था? महारानी कविता सीधी खड़ी हो गई। यह मीठा जैतून है, महारानी। मीठा जैतून? महारानी कविता को मीठे जैतून और मीरा के बेहोश होने के बीच संबंध समझ नहीं आ रहा था। काव्या ने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, महारानी कविता, मैंने सुना है कि बहन मीरा को मीठे जैतून से बहुत ज्यादा एलर्जी है। अगर वह थोड़ी देर के लिए भी उसे सूंघ ले तो उसके शरीर पर दाने निकल आते हैं, या इससे भी बुरा, वह बेहोश हो जाती है। उसकी बातों के बाद काव्या ने जानबूझकर अनन्या शर्मा की तरफ देखा। बहन, क्या मैं सही कह रही हूँ? आप बहन मीरा को जानती हैं और आपको उनकी एलर्जी के बारे में भी पता होगा, है ना? इससे पहले कि अनन्या शर्मा जवाब दे पाती, महारानी कविता ने ठंडी चाकू जैसी आंखों से उन्हें घूरा। महारानी कविता ने रोजवुड की चाय की मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं, जैसे गहरी सोच में डूबी हों। अनन्या शर्मा ने अपना मुंह खोला। उनका चेहरा शांत और अटल था। काव्या ने संगीता मेहरा की तरफ देखा और संगीता मेहरा ने तुरंत कहा, अरे, बहन अनन्या शर्मा की फूली हुई कलाई में क्या है? उसी पल बहन शर्मिला, जो अभी भी गुस्से में थी, आगे बढ़ी और अनन्या शर्मा की कलाई से कुछ जबरदस्ती खींच लिया। एक लाल रस्सी दिखाई दी, उसके बाद लाल बैकग्राउंड और पीली धारियों वाला एक छोटा सा फूलों का पाउच। यह सिर्फ एक उंगली की आधी लंबाई का था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो आसानी से नजर से चूक सकता था। बहन शर्मिला ने जल्दी से पाउच खोला और मीठे जैतून की खुशबू तुरंत फैल गई। खुशबू असामान्य रूप से तेज थी, हवा में लगभग चौंकाने वाली। यह मीठा जैतून है, संगीता मेहरा ने जीत के अंदाज में चिल्लाया। यह तुम हो। तुम्हारे टेबल छोड़ने के ठीक बाद बहन मीरा बेहोश हो गई। उन्हें मीठे जैतून से एलर्जी है और तुम्हें यह पता था। शराब में मीठा जैतून मिला था और अब यह तुम्हारी कलाई में है। अनन्या शर्मा, तुम सच में बहुत बुरी हो। अनन्या शर्मा ने सिर्फ पाउच को देखा और शांति से जवाब दिया, वह पाउच मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं, संगीता मेहरा ने गुस्से में कहा। क्या तुम कह रही हो कि हम में से किसी ने तुम्हें फंसाया और इसे तुम्हारी आस्तीन में डाल दिया? बहन संगीता मेहरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अनन्या शर्मा हल्की सी मुस्कुराई। उनकी भौहें हल्के से उठी हुई थी। मैंने तो बस इतना कहा कि पाउच मेरा नहीं है। तुमने ही कहा कि मुझे फंसाया गया है। संगीता मेहरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत मदद के लिए काव्या की तरफ देखा। काव्या चुप हो गई, यह समझते हुए कि चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हो रही थी। बस करो, महारानी कविता ने ठंडे लहजे में कहा। मैं यहाँ हूँ। तुम लड़कियों ने सारी तमीज भूल गई हो। उन्होंने काफी देर तक संगीता मेहरा को घूरा। तभी एक नौकरानी ने बताया कि गौरी बेर के बगीचे में मिल गई है। पतली नौकरानी को नर्स लक्ष्मी सहारा दे रही थी। महारानी कविता को देखते ही वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। माँ, मेरा नाम गौरी है। प्रणाम, महारानी जी। उसने महारानी कविता को झुककर प्रणाम किया, फिर पास में अनन्या शर्मा को देखा। उसकी आंखें घबराहट से फड़फड़ा रही थी। ओह, देखो तो, संगीता मेहरा ने ताना मारा। यह छोटी नौकरानी तो बहन अनन्या शर्मा को काफी अच्छे से जानती है। महारानी कविता ने अपने होंठ भींच लिए। गौरी, अपना सिर ऊपर करो। क्या तुम ही अनन्या शर्मा के साथ थी जब वह मेज से उठी थी? गौरी ने सिर हिलाया। तो तुम अकेले क्यों लौटीन? गौरी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और महारानी कविता के बगल में काव्या को खड़ा देखा।
यह जानते हुए कि उसे काव्या को संदेश देना था, गौरी ने आखिरकार झुककर प्रणाम किया और कहा, बहन अनन्या शर्मा के टखने में बेर के बगीचे में मोच आ गई है। उन्होंने मुझसे काव्या को बताने और फूल टांगने का काम खत्म होने के बाद किसी को उन्हें लेने भेजने का अनुरोध करने के लिए कहा। ये शब्द सुनकर काव्या घबरा गई। इस बीच अनन्या शर्मा ने उसे डरते हुए देखा। उसके चेहरे पर दुख और संयम दोनों थे। यह भाव महारानी कविता ने साफ देखा। महार कविता ने काव्या की ओर देखा और धीरे से पूछा, और फिर? गौरी पीछे हट गई। काव्या की बर्फीली निगाहों का सामना करने से डर रही थी। मैं संदेश देने गई थी, लेकिन काव्या के बगल वाली एक लड़की ने मुझे डांटा और भगा दिया। क्यों? महारानी कविता ने शांति से पूछा। हिम्मत जुटाकर गौरी ने कहा। उस लड़की ने कहा कि काव्या को बहन अनन्या शर्मा का नाम सुनना पसंद नहीं है। उसने मुझ पर बदतमीजी करने और जानबूझकर काव्या को भड़काने का आरोप लगाया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। जैसा कि अनन्या शर्मा ने उम्मीद की थी, काव्या ने उसे लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। काव्या को जिसकी उम्मीद नहीं थी, वह था यह अचानक खुलासा। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा अनन्या शर्मा ने प्लान किया था। अनन्या शर्मा ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। शाही उपपत्नी निशा ने अपना हैंड वार्मर पकड़े हुए चुप्पी तोड़ी। कितनी अजीब बात है। एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को नजरअंदाज कर रही है, भले ही उसके टखने में मोच आ गई हो। वह जानबूझकर रुकी। तो काव्या को पहले से पता था कि अनन्या शर्मा टेबल छोड़कर चली गई है। दिलचस्प। प्लीज मेरी बड़ी बहन को दोष मत दो, अनन्या शर्मा ने काव्या की तेज नजर से बचते हुए आंसू भरी आंखों से कहा। गौरी को शायद गलतफहमी हुई होगी। मेरी बहन मेरी सगी बहन है, वह मुझे कभी नजरअंदाज नहीं करेगी। फिर उसने काव्या की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या मैं सही हूँ, बहन? काव्या, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करने से पहले अपना रुमाल कसकर पकड़ लिया। बेशक किसी ने हमारे बीच फूट डालने की कोशिश की होगी। अगर मुझे पता होता कि वह घायल है, तो मैं उसे खुद वापस लाने जाती। उसने संगीता मेहरा की तरफ देखा, जिसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। महारानी कविता चुप रहीं, हर चेहरे को ठंडे दिमाग से देख रही थीं। डर, छिपाव, सदमा और अपराध बोध। उनकी नज़र आखिरकार अनन्या शर्मा के आंसू भरे लेकिन सीधे खड़े होने के अंदाज पर टिकी, जो शांत दृढ़ संकल्प से भरा था। उसी पल नर्स लक्ष्मी पास आईं और महारानी कविता के कान में कुछ फुसफुसाया। उन्होंने भौहें चढ़ाई, उसे हाथ से दूर किया, फिर शांति से कहा, शाही डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि मीरा अब ठीक है। कमरे में राहत फैल गई। फिर महारानी कविता काव्या की तरफ मुड़ी। क्या यह सच है कि मीरा को स्वीट ऑलिव से एलर्जी है? तुम्हें कैसे पता चला? अपने चेहरे को रुमाल से ढकते हुए काव्या ने जवाब दिया, मैंने यह तब सुना जब अनन्या शर्मा और बहन मीरा दावत के दौरान बात कर रही थी। मेरी बहन, तुम कितनी नासमझ हो, उसने आह भरी। यह अच्छा हुआ कि बहन मीरा को कोई नुकसान नहीं हुआ। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, वह मना करने ही वाली थी, लेकिन महारानी कविता ने शांति से बात काट दी। शाही डॉक्टरों का कहना है कि मीरा किसी अशुद्ध चीज की वजह से बेहोश हुई थी, स्वीट ऑलिव की वजह से नहीं। उन्होंने अपनी चाय की चुस्की ली, उसके ठंडे होने पर भौहें चढ़ाई और उसे बदलवा दिया। या शायद उन्होंने धीरे धीरे कहा, मीरा को स्वीट ऑलिव से बिल्कुल भी एलर्जी नहीं है। उसने अपनी नजरें काव्या पर टिका दी। तो तुम्हें ऐसी खबर कैसे मिली?
काव्या के होंठ कांपे। वह घुटनों के बल बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए, महारानी। मैंने वही दोहराया जो मैंने सुना था। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और समझाया। दावत में बहन संगीता मेहरा मीरा के साथ पाउच बदलना चाहती थी। मैंने उस समय उसे चेतावनी देने के लिए ही स्वीट ऑलिव का जिक्र किया था। किसी ने सुन लिया और बाद में मुझे फंसा दिया। उसने किसी शब्द पर जोर दिया और काव्या की ओर देखा। हम शाही उपपत्नी निशा ने ताना मारा। सिर्फ एक पाउच। मैंने तो बहन संगीता मेहरा को सजा भी नहीं दी। बस करो, रुचिका, महारानी कविता ने शांति से कहा। इस मामले को यहीं खत्म करो। वह अनन्या शर्मा का मतलब साफ समझ गई थी और काव्या के प्रति उसे गहरी निराशा हुई। फिर भी शाही उपपत्नी निशा ने जोर दिया। आपने कहा कि मीरा किसी अशुद्ध चीज की वजह से बेहोश हो गई थी। वह क्या थी? महारानी कविता सीधी हुई और मजबूती से जवाब दिया। वह सुगंध पुष्प था। यह एक खुला रहस्य था कि सुगंध पुष्प एक कामोत्तेजक दवा थी। लेकिन फिर भी किसी लड़की को इस तरह से फंसाना बहुत शर्मनाक था। खैर, यह आसान है। शाही उपपत्नी निशा ने घूरते हुए कहा। क्या हम यह पता नहीं लगा सकते कि सुगंध पुष्प किसके पास है? जरूरी नहीं। महारानी कविता ने गंभीरता से कहा। दवा असर करने के बाद साथ न रखी गई हो तो फिर यह अब भी आसान है। यकीनन हम इसे ढूंढ लेंगे। शाही उपपत्नी निशा ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराईं। सभी के सामान की तलाशी लो। यह सुनने में आसान लगा, लेकिन महारानी कविता हिचकिचाईं। मौजूद सभी मेहमान शाही परिवारों से थे जिनका राजधानी में मजबूत राजनीतिक प्रभाव था। अचानक तलाशी से अशांति फैल सकती थी। जैसे ही वह सोच रही थी, लड़कियों के बीच से एक शांत आवाज आई। असल में यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, अनन्या शर्मा ने कहा। यह देखकर कि बोलने वाली अनन्या शर्मा थी, महारानी कविता थोड़ी हैरान और उत्सुक हुईं। कुछ देर पहले ही उन पर शक किया जा रहा था, अब वह इतनी शांत थी कि सुझाव दे रही थी। हमें बताओ, महारानी कविता ने धीरे से कहा। अन शर्मा ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहा। मेरी नैनी ने एक बार मुझसे कहा था कि सुगंध पुष्पा जैसी दवाएं वसंत की शुरुआत में कम इस्तेमाल करनी चाहिए। वसंत जानवरों को उत्तेजित करता है और हल्की सी खुशबू भी संवेदनशील जानवरों को पागल कर सकती है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। बोलने के बाद अनन्या शर्मा ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, काव्या की तेज नजर को नजरअंदाज करते हुए मासूम और ईमानदार दिख रही थी। तुम्हारा मतलब है सुगंध पुष्पा को खोजने के लिए किसी जानवर का इस्तेमाल करना? महारानी कविता ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। यह विचार अजीब लगा, खासकर इसलिए क्योंकि शिशी उनका प्यारा पालतू जानवर था। उसी पल शाही उपपत्नी निशा बीच में बोली। रूओं के पास एक चाऊ चाऊ है जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है। जब से रूओं महामहिम के लिए निरीक्षण पर दक्षिण गया है, तब से वह बेकार बैठा है। हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। उसके बगल में एक नौकरानी ने भी यही बात दोहराई। सच में, महामहिम ने एक बार उस कुत्ते की बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए तारीफ की थी। महारानी कविता ने शाही उपपत्नी निशा के घमंडी भाव से मुंह फेर लिया और नर्स लक्ष्मी को इंतजाम करने का निर्देश दिया। थोड़ी देर बाद शाही डॉक्टरों में से किसी ने बताया कि मीरा जाग गई है। कितना बुरा समय था। काव्या ने जबरदस्ती एक कड़वी मुस्कान दी। उसके पास अभी भी एक मौका था। चुपके से अपनी आस्तीन में एक हल्के पीले रंग का फूलों का पाउच पकड़े हुए
उसने संगीता मेहरा की ओर देखा और जब उसने देखा कि उसकी बेल्ट से अर्धचंद्राकार सफेद पाउच लटका हुआ है, तो उसे राहत मिली। माफ करना, बहन मेहरा। सब अपने अपने लिए। जैसे ही यह पता चला कि मीरा को होश आ गया है, लोग साइड चैम्बर में तब तक भीड़ लगाए रहे जब तक डॉक्टर बाहर नहीं आ गए। कृपया मुझे माफ करें, मिस शर्मिला और मिस कियाओ। मिस मीरा को आराम की जरूरत है। घूंघट के पीछे से एक कमजोर आवाज आई। बहन अनन्या, क्या यह तुम हो? मीरा ने पूछा। अपनी स्कर्ट पकड़कर अनन्या शर्मा ने शाही डॉक्टरों को झुककर प्रणाम किया और जड़ी बूटियों की खुशबू से भरे कमरे में चली गई। मीरा पंखों वाले तकिए के सहारे लेटी थी। उसकी आंखें लाल थी। महारानी कविता उसके बगल में बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए। दो शाही डॉक्टर पर्दे के पीछे खड़े थे। उनमें से एक अनन्या शर्मा को जाना पहचाना लगा। बहन अनन्या, मीरा ने फिर बुलाया। अनन्या शर्मा जल्दी से पास आई, महारानी कविता को प्रणाम किया और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है? क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? जब तुम गिरी थी तो क्या तुम्हें चोट लगी थी? बहन अनन्या, मीरा धीरे से सिसकी। प्लीज पता लगाओ कि मुझे किसने मारने की कोशिश की। अन शर्मा ने महारानी कविता की ओर देखा और सिर हिलाया। चिंता मत करो, महारानी सच्चाई का पता लगा लेंगी। मैं अपनी आंखों के सामने धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगी, महारानी कविता ने दृढ़ता से कहा। मीरा को दिलासा देने के बाद नर्स लक्ष्मी खोज करके वापस आईं। मिल गया? महारानी कविता ने पूछा। यह सिर्फ एक जगह मिला, नर्स लक्ष्मी ने जवाब दिया। मिस मेहरा के फूलों के पाउच में। महारानी कविता ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उन्हें काव्या पर शक था, लेकिन अब सबूत शक्तिशाली मेहरा परिवार की बेटी संगीता मेहरा की ओर इशारा कर रहे थे। मीरा ने गद्दे को कसकर पकड़ा और कड़वाहट से कहा, हमने पहले बहस की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाएगी। महारानी कविता ने पहले ही उनकी लड़ाई के बारे में सुन लिया था। मिस मेहरा बाहर रो रही हैं, आपसे मिलने की भीख मांग रही हैं, नर्स लक्ष्मी ने कहा। मैं उससे नहीं मिलूंगी, महारानी कविता ने ठंडेपन से कहा। उसे रोने दो। जाने के बाद उनका शांत मुखौटा उतर गया। जैसे ही वह चली गई, मीरा ने रोना बंद कर दिया और हंसने लगी। क्या मैं यकीन दिलाने में कामयाब रही? हाँ, अनन्या शर्मा मुस्कुराई, फिर आह भरी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी कविता अपने सबसे अच्छे डॉक्टरों को भेजेंगी। चिंता मत करो, मीरा ने शांति से कहा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं शिशी को गले लगाऊंगी और सच में एलर्जी वाली बन जाऊंगी। ऐसे मजाक मत करो, अनन्या शर्मा ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। यह सही है, मीरा ने पक्के इरादे से कहा। किसी ने मेरी शराब में जहर मिला दिया था। इस बार मैं खुशकिस्मत थी। अचानक बाहर दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी। क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने पूछा। मिस मेहरा को 20 कोड़े पड़े, नौकर ने जवाब दिया। सिर्फ 20? अनन्या शर्मा ने कड़वाहट से सोचा। अपनी पिछली जिंदगी में उसने 80 कोड़े सहे थे। यह सब स्टेटस पर निर्भर करता है, उसने सोचा, लेकिन जोर से कहा। बेचारी बहन मेहरा, ऐसे जख्म भरने में समय लगेगा। किन परिवार की सबसे बड़ी मिस के घुटने टेकने की वजह से उनकी सजा कम कर दी गई, नौकर ने फुसफुसाकर कहा। तो काव्या ने गुहार लगाई थी, इज्जत के लिए। जल्द ही एक नौकर ने उसे बताया कि गर्म पानी आ गया है। इससे पहले कि वह हिल पाती, एक अनजान हिजड़ा पास आया। क्या आप किन परिवार की तीसरी मिस हैं? हाँ,
डॉक्टर राघव टंडन पश्चिमी गलियारे में आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने धीरे से कहा। डॉक्टर राघव टंडन, अनन्या शर्मा ने माथे पर बल डाले। वह मीरा के चचेरे भाई हैं, हिजड़े ने जल्दी से फुसफुसाया। अनन्या शर्मा राघव टंडन के बारे में सिर्फ मीरा से जानती थी। उसने अपने चचेरे भाई के बारे में 2 वाक्यों में बताया था। एक यह कि वह बहुत सुंदर और लंबा था, और दूसरा यह कि उसके मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छे थे। राघव टंडन घुमावदार गलियारे में काफी देर से इंतजार कर रहा था। वह अपने सफेद चोगे और करीने से बंधे बालों पर सफेद रिबन के साथ नेक और विनम्र लग रहा था। हालांकि अनन्या शर्मा, जो धीरे धीरे उसकी ओर चल रही थी, के लिए उसका अभिवादन बहुत अपमानजनक था। आखिरकार शर्मा परिवार की तीसरी मिस अनन्या आ ही गई। उसकी आंखों में चौकसी, सतर्कता और न कहा जा सकने वाला तिरस्कार था। अनन्या शर्मा ने एक ही पल में उसकी आंखों के सारे भाव समझ लिए। आपको इंतजार कराने के लिए माफ करें। अनन्या शर्मा ने विनम्रता से झुककर अभिवादन किया और सावधानी से राघव टंडन से 3 कदम की दूरी बनाए रखी। वह हमेशा ध्यान रखती थी कि लड़के और लड़की के बीच एक समझदारी भरी दूरी होनी चाहिए। मैं बात को घुमा फिराकर नहीं कहूंगा, राघव टंडन ने माथे पर बल डाले। अब से कृपया मीरा से दूर रहें। क्यों? अनन्या शर्मा ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी मुस्कान एकदम साफ और मासूम थी, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे बसंत में पिघलती बर्फ की पहली मुट्ठी। राघव टंडन उसकी मुस्कान देखकर हैरान रह गया। फिर उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और ठंडेपन से कहा, मैं इस बार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम समझदार हो, लेकिन मीरा के मामले में अपना दिमाग मत लगाना। मीरा राघव टंडन की चचेरी बहन थी। अगर उसने कुछ बुरा भी किया होता, तो भी वह मीरा को दोष देने के बजाय अनन्या शर्मा को उसे उकसाने के लिए दोषी ठहराता। यह इंसानी फितरत थी। इसलिए अनन्या शर्मा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसकी मुस्कान और भी मासूम हो गई। उसने अपने कान के पास के बालों को हल्के से ठीक किया और धीरे से जवाब दिया, अगर डॉक्टर राघव को भरोसा है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी और बहन मीरा की सुरक्षा के बारे में खुद को परेशान नहीं करूंगी। अनन्या शर्मा सच में कभी राघव टंडन की समझ नहीं चाहती थी, लेकिन उसे यह बताना था कि वह मीरा की परवाह करती है। आर्यावर्त महल में एक और दुश्मन उसे और भी बड़े खतरे में डाल देगा। राघव टंडन रुका, फिर सख्ती से जवाब दिया, वैसे भी मीरा को अपनी योजनाओं में शामिल मत करो। वह अभी छोटी बच्ची है। वह पक्के इरादे से मुड़ गया। यह देखकर कि राघव टंडन अब उतना गुस्से में नहीं था, अनन्या शर्मा ने राहत की सांस ली और कमरे में लौट आई। जब अनन्या शर्मा ने मीरा का साथ दिया, तो संगीता मेहरा की सजा खत्म हो गई, जो अभी भी पीली दिख रही थी, और उसे कमरे से बाहर ले जाया गया। संगीता मेहरा को 2 नौकरानियों ने कसकर पकड़ा हुआ था और वह बहुत दुखी लग रही थी। क्या तुम अपनी गलती मानोगी? महारानी कविता ने महोगनी की कुर्सी पर बैठे हुए ठंडेपन से पूछा। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, संगीता मेहरा ने धीरे से कहा। जोर से बोलो, महारानी कविता ने मेज पर थपथपाते हुए कहा। महाराज, काव्या ने आराम से बीच में कहा, बहन मेहरा ने पहले ही मान लिया है कि उन्होंने कुछ देर के लिए अपना कंट्रोल खो दिया था और वह इसे दोबारा कभी नहीं करेंगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, महारानी कविता ने कहा, हालांकि उनकी तेज नजरें काव्या पर टिकी हुई थी। जल्द ही गाड़ी ग्रैंड कमांडेंट के महल की ओर चल पड़ी। अनन्या शर्मा अंदर थकी हुई बैठी थी।
उसकी कानूनी माँ डो किंगे द्वारा अरेंज की गई गाड़ी सिंपल लेकिन साफ थी। नर्स लक्ष्मी ने उसके बगल में चलते हुए फुसफुसाया, मैंने तकिए के नीचे कुछ बाती वाले केक रखे हैं। तुम्हारे भाई ने भेजे हैं। वे मीठे हैं। अनन्या शर्मा को पीला कागज का बैग मिला और उसने उसे राजधानी की सबसे बड़ी बेकरी फुरुई का पहचान लिया। हाँ, मुझे मिल गया, उसने जवाब दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। अचानक गाड़ी रुक गई। हम राजकुमार यशवर्धन के परिवार की गाड़ी से टकरा गए हैं, नर्स लक्ष्मी ने बताया। इससे अनन्या शर्मा को जनरल रुद्र की याद आई। क्या वह राजकुमार यशवर्धन का तीसरा बेटा नहीं था? आगे काव्या की नर्स जोर जोर से बहस कर रही थी। हम ग्रैंड कमांडेंट के नाम पर 300 चांदी के सिक्के देंगे। हट जाओ। राजकुमार यशवर्धन के परिवार के एक नौकर ने गुस्से में चिल्लाया, पहले आपके लोगों ने रास्ता रोका था और अब आपको लगता है कि 300 सिक्के यह मामला सुलझा देंगे? क्या हम भिखारी हैं? वाह! 300 चांदी के सिक्के उनके लिए सिर्फ भिखारियों को भीख देना था। राजकुमार यशवर्धन का परिवार कितना अमीर था? अनन्या शर्मा ने मन ही मन सोचा। पीछे वाली गाड़ी में कौन है? हम तुम्हारी तरह इतने कंजूस नहीं हैं। हमारे मालिक ने कहा कि उस गाड़ी को पहले जाने दो और हम दूसरे लोगों का रास्ता नहीं रोकते, उस बड़े आदमी ने कहा जिसने अनन्या शर्मा की गाड़ी को देखा था। हम, नर्स सावित्री ने ताना मारा, पीछे वाली गाड़ी भी ग्रैंड कमांडेंट की है। उसने अनन्या शर्मा का नाम इसलिए नहीं लिया, शायद इसलिए कि उसे लगा कि एक उपपत्नी की बेटी का नाम जनता को जानने लायक नहीं है। अरे, कितनी घटिया गाड़ी है। जो लोग नहीं जानते, वे सोचेंगे कि यह गाड़ी राघव राउत की है। उस आदमी के बात पूरी करने से पहले ही प्रिंस यशवर्धन के परिवार की गाड़ी में बैठे आदमी ने उसे रोक दिया। आज फूलों की परी का त्योहार है। शायद दोनों औरतें अभी अभी आर्यावर्त महल में दावत से लौटी हैं। उन्हें रास्ता दो। रुद्राक्ष कपूर को कभी भी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि उसकी मां ने खास तौर पर उसे लेने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया था, इसलिए वह घोड़े पर बैठने के बजाय इसे ही स्वीकार कर सकता था। अचानक वे ग्रैंड कमांडेंट की गाड़ी से टकरा गए। कितना अजीब इत्तेफाक था। मालिक, राघव राउत ने नाराजगी से कहा, वे ही थे। दो जवान लड़कियां इतनी आसानी से चली गईं? उनके मालिक युद्ध के मैदान में एक बहादुर और अजेय जनरल थे। वह ऐसा क्यों होने देते? धन्यवाद, सर, काव्या ने पर्दे के पीछे से कहा। कृपया कोचवान के मेडिकल खर्च के लिए पैसे बचा लें और बाकी पैसे नौकरों को एक कप चाय के लिए दे दें। उसके मन में रुद्राक्ष कपूर, एक नाजायज बच्चा, को इतना सारा पैसा देखने का कम ही मौका मिला होगा। साथ ही वह उसे एक अमीर और उदार व्यक्ति समझेगा। कोई जरूरत नहीं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, रुद्राक्ष कपूर ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आवाज ऐसी लगी जैसे लोगों की पीठ पर बर्फीला पानी डाल दिया गया हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा, मिस शर्मा, बड़ी वाली। हरि प्रसाद, जो रुद्राक्ष कपूर के लिए गाड़ी चलाता था, कई सालों से उसके साथ था। वह जानता था कि जो कोई भी उसके मालिक के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उसे कीमत चुकानी पड़ती है। कोई अपवाद नहीं। अजीब आदमी, अनन्या शर्मा ने धीरे से बुदबुदाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बेचैनी महसूस हुई। उसे याद आया कि रुद्राक्ष कपूर ने दावत में अर्जुन वर्मा के साथ कैसा बर्ताव किया था। फिर भी वह उस नाजायज बच्चे को नीचा देखती थी जिसे सिर्फ मारना आता था। काव्या की कही हर बात रुद्राक्ष कपूर को साफ सुनाई दे रही थी। गाड़ी के अंदर बैठे हुए उसने अपने होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाई। फिर भी
उसके शब्द विनम्र थे। प्लीज। जैसे ही रुद्राक्ष कपूर की गाड़ी आगे बढ़ी, सड़क तुरंत चौड़ी हो गई। अनन्या शर्मा की गाड़ी उसके पीछे पीछे चल रही थी। यह मालिक सच में बहुत उदार हैं, नर्स लक्ष्मी ने बाहर फुसफुसाया। हालांकि बिना किसी वजह के अनन्या शर्मा का दिल कई बार जोर से धड़का। जैसे ही उसकी गाड़ी रुद्राक्ष कपूर की गाड़ी के पास से गुजरी, उसने सहज ही पर्दा उठाया। ठीक उसी पल उसने भी ऐसा ही किया। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। रुद्राक्ष कपूर ने शांति से अनन्या शर्मा को देखा। उसकी नजरें तेज और साफ थीं। उनमें वह ठंडी दुश्मनी नहीं थी जो उसने दावत में दिखाई थी। फिर भी वह कोमल नहीं थी। अनन्या शर्मा भी उसके पक्के इरादों और तरीकों से डरती थी। एक सेकंड बाद उसने जल्दी से पर्दा नीचे कर लिया। हालांकि रुद्राक्ष कपूर ने तब तक अपना पर्दा नीचे नहीं किया जब तक कि ग्रैंड कमांडेंट की सभी गाड़ियां गुजर नहीं गईं। उसे वह छोटा सा आंखों का संपर्क, उसकी पुरानी गाड़ी याद आई, और फिर उसे आर्यावर्त महल में फूलों की पोटलियां बदलते हुए याद आया। साथ ही अपने साथियों की रिपोर्ट भी याद आई। आंखों पर पट्टी बांधकर कढ़ाई करना। मीरा परिवार की लड़की, रुद्राक्ष कपूर ने अनजाने में बुदबुदाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, तुमने जो कहा वह सही हो सकता है, वीरांश। ग्रैंड कमांडेंट के महल में उसकी जिंदगी आसान नहीं है। वह और आराम से पीछे झुक गया और हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उसने खुद को बहुत अच्छे से बचाया है। गाड़ी ग्रैंड कमांडेंट की हवेली के मुख्य दरवाजे पर रुकी। शाम की रोशनी में क्षैतिज रूप से लगा हुआ बोर्ड चमक रहा था, जैसे उस पर सोने का पानी चढ़ा हो। अनन्या शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं और सिंदूरी रंग की आंगन की दीवार को देखा। यह वही जगह थी जहां वह लगभग 10 साल रही थी। और यह वही जगह थी जहां उसका सीधा सादा सपना दफन हो गया था। उसने दिन और साल गिने, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि उसकी कहानी का अंत कैसे होगा। वापसी मिलीजुली भावनाओं से भरी थी। जब अनन्या शर्मा ने आंगन में अपनी कानूनी मां कमला देवी को देखा, तो उसकी भावनाएं एक तरफ रह गईं। उसने अपनी सारी भावनाओं को एक शांत और सौम्य भाव के नीचे छिपा लिया। शुभ संध्या, मां। कमला देवी की आंखें चमकदार थीं, दांत सफेद थे और उनका रूपरंग शालीन था। माथे पर जेड का हेडबैंड पहना हुआ था। 30 साल से ज्यादा उम्र की होने के बावजूद उनकी आंखों के आसपास कोई झुर्रियां नहीं थी, जो हैरानी की बात थी। लेकिन जब काव्या गाड़ी से बाहर निकली, तो उनके चेहरे की शालीनता गायब हो गई। काव्या, काव्या, मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? कमला देवी चिल्लाईं और काव्या के घूंघट वाले चेहरे को पकड़ा। ध्यान से देखने पर उन्होंने सफेद घूंघट के नीचे खून के 3 धब्बे देखे। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। कमला देवी ने अपनी बेटी के जन्म के बाद से उसे कभी डांटा या मारा नहीं था। वह उसकी सुंदरता और शरीर को पोषण देने के लिए हर जगह सबसे अच्छी रेसिपी ढूंढ रही थी। उनकी बेटी भविष्य में उस आदमी से शादी करने वाली थी। कोई बात नहीं, काव्या ने अपनी आंखें नीचे कर ली। शाही डॉक्टर ने कहा कि इससे कोई निशान नहीं रहेगा। कमला देवी मुड़ी और अनन्या शर्मा को ऐसे घूरा जैसे वह अपना सारा गुस्सा उस पर उगल देना चाहती हो। लेकिन अनन्या शर्मा की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह डरते डरते बोली, यह मेरी गलती थी। अगर मैं ज्यादा सतर्क होती, अगर मुझे उस सफेद बिल्ली के बारे में पहले पता चल जाता, तो मैं अपनी बहन के लिए खरोचे ले सकती थी। सफेद बिल्ली? कमला देवी ने पलटकर पूछा। हाँ, अनन्या शर्मा बहुत ईमानदार लग रही थी। महारानी की बिल्ली,
शिशी, मुझे डर है कि बसंत के मौसम में बिल्लियां गर्मी में होती हैं और उन्हें लोगों को खरोंचना पसंद है। संगीता मेहरा ने उसे पकड़ा और शिशी किसी चीज से उत्तेजित हो गई और खरोंचने लगी। मेहरा परिवार की लड़की कमला देवी ने फिर से अपना चेहरा बदला। वह काव्या की ओर मुड़ी और पूछा, क्या तुम्हारी तीसरी बहन सच कह रही है? काव्या समझ गई कि उसकी मां संगीता मेहरा को दोषी मान रही है। आखिरकार उसके साथ उसका रिश्ता लगभग खराब हो चुका था, इसलिए उसने सिर हिलाया और मान लिया। कमला देवी को अचानक गुस्सा होते और बात करना बंद करते देखकर नर्स सावित्री, जो उनके बगल में खड़ी थी, घबरा गई। उसने जल्दी से समझाया, हाँ, मैंने बाद में सुना कि उसने फारसी बिल्ली को पकड़ने से मना कर दिया था, लेकिन मिस मेहरा ने उसे सौंपने पर जोर दिया। बस करो, कमला देवी ने ठंडे लहजे में डांटा। अब जब उसे चोट लगी है, तो बेहतर होगा कि तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। शांत होने के बाद कमला देवी ने अनन्या शर्मा की ओर देखा, जो चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। कोई गलती ना पाकर उसने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। इशारा समझते हुए अनन्या शर्मा ने सिर झुकाया। कृपया यूनुआन को अनुमति दें, कृपया अनन्या को भी जाने की अनुमति दें। काव्या कैलाश आंगन में रहती थी। उसके और कमला देवी के लिए हरे पर्दे वाली एक मुलायम पालकी तैयार की गई थी। उन्हें जाते हुए देखकर अनन्या शर्मा को राहत मिली। तीसरी मिस अनन्या, क्या हम भी वापस चलें? रात में हवा चल रही है, नर्स लक्ष्मी ने चिंता से कहा। पीछे के आंगन में वापस आकर अनन्या शर्मा का आंगन शांत और अकेला था। चांद की रोशनी नीली टाइलों पर पड़ रही थी। एक परछाई दरवाजे पर झुकी हुई थी। तीसरी मिस अनन्या वापस आ गई है। दूसरे मालिक, बाहर आइए, गौरी चिल्लाई। छोटा सोनू शर्मा दौड़कर अनन्या शर्मा की बाहों में आ गया। दीदी, तुम वापस आ गईं। रानी लितिका शाम को आई थी। अनन्या शर्मा की आंखों में चिंता झलक उठी। उस रात बाद में अनन्या शर्मा ने गौरी और मीरा को चुपके से उन सभी जगहों की जांच करने का निर्देश दिया जहां रानी लितिका गई थी। वह जागती रही, यह याद करते हुए कि पिछले जन्म में रानी लितिका ने उस पर सफेद जेड की हेयरपिन चुराने का झूठा आरोप लगाया था। उस झूठ ने उसे बर्बाद कर दिया था और सोनू को भी लगभग बर्बाद कर दिया था। सुबह होते ही बाहर शोर मच गया। तीसरी मिस अनन्या, बहुत सारे लोग आए हैं, एक जवान नौकरानी चिल्लाई। चुप रहो, मीरा ने उसे तेजी से डांटा। अन शर्मा ने मीरा की सतर्कता की तारीफ की, यह महसूस करते हुए कि वह सच में कितनी काबिल थी। जैसे ही नर्स लक्ष्मी अनन्या के सादे हेयर स्टाइल की तारीफ कर रही थी, आंगन में एक तेज आवाज गूंजी, सब कुछ खोजो। रानी लितिका चमकीले लाल रंग के कपड़े पहने, सोने और चांदी के गहनों से सजी हुई दिखाई दी। उनके पीछे नौकर थे जो जगह को तहस-नहस करने के लिए तैयार थे। कितनी चहल पहल है, अनन्या शर्मा ने शांति से कहा, दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर। सुबह की धूप में उनकी आंखें चमक रही थी। क्या रानी लितिका इतने अच्छे मूड में है कि इतनी जल्दी आ गईं? मैंने सुना है कि एराब्राटा से चचेरा भाई आ रहा है। क्या पूरे घर को उसके स्वागत में व्यस्त नहीं होना चाहिए? That's it for today. अगले भाग के लिए बने रहें दोस्तों।